चलो बच्चों, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जनरल क्लॉजेज एक्ट के, जो मुझे आपको पढ़ाने ही थे। ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान रखेंगे। बड़े छोटे छोटे से सेक्शन है मगर बहुत काम के सेक्शन है। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शन है बट बहुत काम के सेक्शन है। सबसे पहले सेक्शन की हेडिंग पढ़िए, आपको क्या लिखा है। अपन ने रिपील का मतलब तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। रिपील मतलब एग्जिस्टिंग कानून को खत्म करके एक नए कानून को लेके आना, एक नए रूल को लेके आना, एक नए रेगुलेशन को लेके आना, है ना। पुराने कानून में पास किए हुए किसी भी प्रकार के जजमेंट और ऑर्डर कंटिन्यू रहेंगे, किसी प्रकार का लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा, किसी प्रकार का बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हम रिपीलमेंट में मतलब नए कानून को लाते हैं, एबोलिशमेंट नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन क्या है हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इस सेक्शन का हेडिंग को एक बार दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है। कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर और एक्सेट्रा इशूड अंडर इनेक्टमेंट, उन कानूनों में जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, रिपील, या फिर वो जो कानून है वो री इनेक्टेड हो चुके हैं, उनकी जगह नए कानून आ चुके हैं। ठीक है, री इनेक्टेड, उन्हें दोबारा से उन्हें बनाया गया है। सेक्शन 24, फिर से बोल रहा हूं, वो ऑर्डर जो पुराने रिपील्ड एक्ट में पास किए गए थे, है ना, ठीक है ना, इनेक्टमेंट, रिपील्ड और री इनेक्ट, उनकी जगह जब नए कानून लाए गए थे तो वो जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेंगे पुराने रिपील एक्ट में भी अगर उसको पास किया गया था तो। जैसे फॉर एग्जांपल, पुराने एक्ट में बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस या पुराने एक्ट में दिए गए कोई ऑर्डर, है ना, पास किए गए, वो कंटिन्यू रहेंगे अगर उसमें नए एक्ट में कोई तब्दीली नहीं आई है। जैसे फॉर एग्जांपल, रिपील्ड होता है पुराना एक्ट, ठीक है, या री इनेक्टेड माना जाता है, उसे दोबारा से बनाया गया नए तरीके, पूरी तरीके से चेंज करके नया लाना मतलब ये, थोड़ी तब्दीली लाना मतलब ये, और खत्म कर दिया मतलब ये। तब्दीली, खत्म और इसकी जगह नया। पुराने एक्ट में पास किए हुए ऑर्डर, है ना, जो रिपील्ड एक्ट है वो कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, है ना। ठीक है, अपने पढ़े ना ये चीज तो आप लोगों को याद होगी ना। बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर कोई ऑर्डर पास किया गया पुराने एक्ट के हिसाब से, कोई जजमेंट दिया गया है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए पुराने एक्ट में, तो वो कंटिन्यू रहेंगे। बराबर है। अगर कंपनीज एक्ट 1956 में के हिसाब से मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल लॉ ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, बराबर है, तो अगर नए एक्ट में कोई रेफरेंस नहीं दिया है तो 1956 का जो ऑर्डर है वो क्या करेगा, कंटिन्यू। क्या करेगा, कंटिन्यू, अनलेस और अनटिल समथिंग गिवन कॉन्ट्ररी, है ना। तो रिपील्ड एक्ट में, अबॉलिश एक्ट में या री इनेक्टेड एक्ट में अगर कोई ऑर्डर पास किए गए हैं तो वो कंटिन्यू रहेंगे अनलेस और अनटिल उन्हें खुद खत्म ना कर दिया जाए। बराबर है, उन्हें खुद खत्म ना कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 7। क्या बोलता है सेक्शन 7। अच्छा, एक चीज और, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो आप लोगों को ध्यान भी रखना है। पुराने ऑर्डर जब पास किए जाते हैं तो पुराने एक्ट के हिसाब से पास किए जाते हैं। पुराना एक्ट हो सकता है कि खत्म हो गया होगा बट वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेंगे, वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनेक्टमेंट, व्हाट इज दैट मीन। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, भारत सरकार ने, ऐसा एग्जांपल लेते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को खत्म कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, और एलएलपी ला लिया पूरी तरीके से। अब भारत सरकार को लगा यार एलएलपी ना थोड़ा सा कंपनीज फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, कंपनीज एक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें पार्टनरशिप की जो छवि है वो खत्म होते जा रही है। तो भारत सरकार को ऐसा लगा कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट को दोबारा से री इनेक्ट किया जाए, मतलब खत्म किए हुए कानून को या खत्म किए हुए प्रोविजंस को दोबारा से रिवाइव करना, जिंदा करना। देखो, इफ लॉ मेकर बिलीव और थिंक्स to revive, to restart, to reenact the repealed act, then they have to provide the reasons or justification.
रीजंस और जस्टिफिकेशन कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना कि जैसे एग्जांपल स्मॉल कंपनी का एग्जांपल लेता हूं मैं। पहले 20 करोड़ का था उसका टर्नओवर वाला कैपिटल, फिर भारत सरकार ने उसको 100 करोड़ की, अब वापस से 20 करोड़ में लेके आ गई। तो ऐसा क्यों आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने 20 से 100 किया, 100 से 20 किया, टर्नओवर का उसका कैपिटल होता था ना, पेड अप कैपिटल टर्नओवर का उसका लिमिट। तो जब आप खत्म की हुई चीजों को दोबारा लाते हैं तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसके पीछे कारण क्या है। वो कानून जो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, रिपील्ड। अगर आप उनको दोबारा जिंदा करना चाहते हैं तो आपको उसके पीछे रीजंस देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 8। क्या लिखा उसमें, कंस्ट्रक्शन मतलब वो एक्ट जो रिपील्ड हो चुके हैं उनका रेफरेंस अगर आज के कानूनों में दिया हुआ है। देखो क्या लिखा उसमें, इन एनी ऑनगोइंग एक्ट और ऑनगोइंग प्रोविजन, मतलब जो भी चलन में है, अगर उसमें किसी प्रकार का पुराने एक्ट का कोई प्रोविजन है या पुराने एक्ट का कोई रेफरेंस है ना, पुराना एक्ट मतलब जो क्या हो चुका है उसे नए एक्ट का रेफरेंस माना जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं बनाएंगे और प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जिक्र, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बार बार है। ठीक है, एलएलपी में मतलब बार बार एक जिक्र आ रहा है, एलएलपी में बार बार जिक्र आ रहा है। और कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट का रेफरेंस है, काय का, पार्टनरशिप एक्ट का रेफरेंस, और नया कानून आ चुका है उस पर। ठीक है, तो ये प्रोविजन ये बोल रहा है। और ऑनगोइंग प्रोविजन क्या है यहाँ पर, कंपनीज एक्ट। रिपील्ड एक्ट कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसकी जगह एक नया एक्ट आ चुका है। ठीक है, तो नया एक्ट आ गया है तो नया एक्ट के रेफरेंस को मानेंगे। मगर आप कंपनीज एक्ट में बार बार पार्टनरशिप एक्ट का रेफरेंस दे रहा है, सुनना पूरी बात को, तो उस पुराने एक्ट के रेफरेंस को नया एक्ट ही माना जाएगा अगर कुछ और कहीं नहीं दिया है तो। आई रिपीट, उस पुराने एक्ट के रेफरेंस को नया एक्ट ही माना जाएगा क्योंकि अभी भी उसका रेफरेंस बार बार दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट है आपका 1961, बराबर है। अब इनकम टैक्स एक्ट का रेफरेंस एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। इनकम टैक्स एक्ट का जिक्र है ना, अगर कहीं कंपनीज एक्ट में दिया है, कौन सा इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, अब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि नया इनकम टैक्स एक्ट ला के देंगे। ध्यान देना, उन्होंने नया इनकम टैक्स एक्ट लाया 2019 में, मगर 2013 के बाद से जो कंपनीज एक्ट है उसमें रेफरेंस अभी भी किसका दिया हुआ है, 1961। 2019 का इनकम टैक्स एक्ट आने के बाद में भी 2013 कंपनीज एक्ट में रेफरेंस किसका दिया हुआ है, 1961। तो क्या बोल रहा है वो, पुराने एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस माना जाएगा अनलेस और अनटिल उसे खत्म ना कर दिया जाए। मतलब जहां जहां 1961 एक्ट इनकम टैक्स एक्ट लिखा होगा वहां आपको उसको 2019 एक्ट इनकम टैक्स एक्ट मानना पड़ेगा। समझा क्या बोल रहा हूं आपको मैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू रिपील, जो एक्ट क्या हो चुके हैं रिपील, तो उन रिपील एक्ट को नया एक्ट ही माना जाएगा। ऐसा मान लेना कि वो इनकम टैक्स एक्ट 2019 की बात कर रहा है, 1961 की नहीं। वो कंपनीज एक्ट में जो पार्टनरशिप एक्ट का जिक्र आ रहा है वो 1932 की बात कर रहा है, एलएलपी की नहीं, सॉरी एलएलपी की बात कर रहा है, 1932 की नहीं। लिखा उसने क्या है, 1932 है ना। तो आप ऐसा मान लेना 1932 वाला ही नया एक्ट है ना, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र उसमें नहीं किया जा रहा। ठीक है, रिवाइव करोगे तो रीजंस जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों। जो ऑर्डर पुराने एक्ट में पास किए गए थे, रिपील्ड एक्ट में, री एनेक्टेड एक्ट में, वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेंगे, ऑर्डर कंटिन्यू रहेंगे, बराबर है। और कौन कौन सा, और ऑर्डर को भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को भी रिपील कर सकते हो, अबॉलिश कर सकते हो, रीएनेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये नहीं किया तो पुराने ऑर्डर कंटिन्यू रहेंगे, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटिन्यू रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्मॉल कंपनी के बारे में बोला, ठीक है, मैंने आपको भी एक एग्जांपल देने की कोशिश की। जैसे ओपीसी का एग्जांपल लेते हैं, 1 पर्सन कंपनी।
अब 1% कंपनी में एलिजिबिलिटी थी कि आपको 182 डेज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रहना पड़ेगा। अब 182 का लेके एक डिस्प्यूट अराइज हुआ मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। मिस्टर ए पर कार्रवाई चल रही है उस कंपनीज एक्ट के हिसाब से जिसमें 182 डेज की एलिजिबिलिटी है। अभी नया कंपनीज एक्ट बोलता है, अभी अमेंडमेंट आया है कि भैया आपको 182 नहीं, अब 120 दिन ही रहना होगा तो आप एलिजिबल रहेंगे। मगर अब फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर पास हुआ है किसी पर्सन की एलिजिबिलिटी पर, कौन से डेज को लेके 182 डेज, तो उसे कंटिन्यू माना जाएगा, भले जबकि कौन सा एक्ट आ गया, 122 डेज का अमेंडमेंट आ चुका है। तो 182 अगर रिपील भी हो गया है मगर उसमें कोई ऑर्डर पास हुआ तो वो कंटिन्यू करेगा और 182 डेज को ही 120 डेज माना जाएगा, मतलब वो कंटिन्यू करेगा ना ऑर्डर, वैसे ही के वैसे ही। ठीक है, सेक्शन 24 जो ऑर्डर पास किए गए पुराने रिपील्ड एक्ट में और री एनेक्टेड एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट आया मान लो 1948 में, उसमें बोला गया कि भैया लेबर को आपको इतने वेजेस तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब आपने नया फैक्ट्रीज एक्ट आ लिया तो 1948 में के हिसाब से अगर कुछ वेजेस को लेकर कुछ ऑर्डर पास किए गए हैं तो वो ऑर्डर आज भी कंटिन्यू रहेंगे अनलेस और अनटिल आप उसे खुद खत्म ना कर। जबकि 1948 फैक्ट्रीज एक्ट अभी चल रहा है क्या? नहीं, मान लेते हैं नया फैक्ट्रीज एक्ट आ गया, मगर 1948 एक्ट के हिसाब से जो भी ऑर्डर पास किए गए थे किसके फेवर में वर्क करके, वो कंटिन्यू रहेंगे अनलेस और अनटिल आप उसको खुद रिपील या अबॉलिश या रीएनेक्ट ना करते। ठीक है, अब ये लास्ट सेक्शन है, बहुत काम का सेक्शन है, ध्यान देना, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। 1897 यही होता है ना कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जीसीए के बाद अगर कोई एक्ट आया, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, समझा रहा हूं आपको, समझाने के लिए बता रहा हूं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया 1930 को। कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब 1897 के बाद जो भी एक्ट आए है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कोई भी सेंट्रल एक्ट जो कब आया 1897 के बाद, कोई भी सेंट्रल एक्ट है ना, डोमिनियन लेजिस्लेचर, गवर्नर काउंसिल, कोई भी सेंट्रल एक्ट आया इसके बाद, मान लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया, इसको अमेंड, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, इसको अमेंड किया आपने 1948 में, क्या किया, अमेंड, है ना, कुछ अमेंडमेंट्स लाए। कैसे अमेंडमेंट्स? टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स, कुछ टेक्स्ट को चेंज किया, कोई एक्ट में चेंज लाया, उसके कोई रेगुलेशन में चेंज लाया, है ना, खत्म नहीं किया आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसको अमेंड किया, उसमें कुछ चेंजेस लाए। अब 1960 में आपको ऐसा लगा कि जो अमेंडमेंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट है इसको खत्म कर देना चाहिए, तो रिपील द अमेंडमेंट एक्ट 1948। ठीक है, तो आपने अमेंडमेंट एक्ट को खत्म किया गया, अमेंडमेंट्स को नहीं, आई रिपीट, आपने अमेंडमेंट एक्ट को खत्म किया, अमेंडमेंट्स को नहीं, और अमेंडमेंट्स कहां में आए थे? 1930 में। तो व्हाट इज दैट मीन? अगर आप पुराने एक्ट में कोई अमेंडमेंट लाते हो, किसी अमेंडमेंट एक्ट को लाकर, तो उस अमेंडमेंट एक्ट को अगर आप खत्म करोगे तो उससे जो अमेंडमेंट आए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखा उसमें? रिपील ऑफ एक्ट, वो एक्ट जिसने क्या किया था, टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स, यानी यहां एक्ट की जगह आप क्या ले सकते हो, 1948, है ना, 1948 वाले एक्ट को आपने क्या किया, रिपील, और वो पुराने एक्ट में क्या ला चुका था, टेक्सचुअल अमेंडमेंट इन एनी एक्ट और एनी रेगुलेशन। ये एक्ट और रेगुलेशन में क्या आएगा, 1930। तो उस अमेंडमेंट एक्ट को खत्म किया आपने, मगर ये जो अमेंडमेंट आया कायम में 1930 में, वो खत्म नहीं होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अपन कि ये जो अमेंडमेंट्स आए थे ये 1930 के ही पार्ट हो जाएंगे, पार्ट ऑफ मेन एक्ट। समझा मैंने क्या बोला आपको? इट इज अ पार्ट ऑफ मेन एक्ट। एक और एग्जांपल, 1956 में कंपनीज एक्ट आया, ठीक है, आपने इसका एक अमेंडमेंट लाया, फॉर एग्जांपल 1988 आया भी है, सच बता रहा हूं, सच है, अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट, अमेंड किया आपने इसकी कुछ चीजों को। कैसे अमेंड करते हैं आप? कुछ डिलीट करके, जैसे मेंबरशिप वाले पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई ना, कुछ इंसर्ट करके, ऐड करके,
कुछ चीजों को सब्सटीट्यूट कर दिया। स्मॉल कंपनी की एलिजिबिलिटी है ना, आपने सब्सटीट्यूट कर दी ना, ओबीसी की एलिजिबिलिटी सब्सटीट्यूट कर दी, स्मॉल कंपनी की टर्नओवर को आपने चेंज कर दिया, नया ऐड कर दिया इंसर्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये मेन एक्ट है, ये अमेंडमेंट एक्ट है। अब ध्यान देना, समझा रहा हूँ। अब 2013 में एक नया कंपनीज एक्ट आया। उस कंपनीज एक्ट ने क्या किया, जो भी अमेंडमेंट लाए गए थे, कौन से एक्ट के द्वारा, बोलो जल्दी, कौन से एक्ट के द्वारा, 1988 के द्वारा, किसमें, 1956 में, वो कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर उसने 1988 को रिपील कर दिया, मतलब ये खत्म करो, इतने सारे कंपनीज एक्ट रखने की जरूरत नहीं है, लोग कंफ्यूज होंगे। तो जो अमेंडमेंट्स आए थे किसमें, 56 में, किसके द्वारा, 88 के द्वारा, वो इसी का पार्ट माना जाएगा, वो इसी का पार्ट माना जाएगा। किसका, 1956 का, क्योंकि आपने 1988 को क्या कर दिया, खत्म। और 1988 ने 1956 में कैसे अमेंडमेंट लाया था, टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स, कुछ प्रोविजंस को चेंज किया, कुछ चीजों को इंसर्ट किया, कुछ चीजों को डिलीट किया, कुछ चीजों को सब्स्टिट्यूट किया, समझा। तो ज्यादा एक्ट ना हो इसलिए अमेंडमेंट एक्ट को आपने खत्म कर दिया, मगर उसके द्वारा लाए गए अमेंडमेंट्स किसमें, मेन एक्ट में, वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे, कैसे, उसके पार्ट की तरह, उसके पार्ट की तरह, समझा, समझा क्या। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, ये इस पे क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। 66A ऑर्डर कंटिन्यू रहेंगे, रिपील एक्ट में अगर दिए गए हैं, रीएक्ट एक्ट में दिए गए हैं, कंटिन्यू करेंगे। अगर आप उसको खुद रिपील या एबॉलिश एक्ट ना कर दो, पुराने एक्ट को अगर आप रिपील करना रिवाइवल करना चाहते हैं तो आपको उसके पीछे जस्टिफिकेशन और रीजंस देने पड़ेंगे, है ना। अगर किसी ऑनगोइंग एक्ट में किसी रिपील्ड एक्ट का रेफरेंस है ना, रिपील्ड एक्ट का, तो उसे नए एक्ट का रेफरेंस माना जाएगा, नए एक्ट का रेफरेंस माना जाएगा। जो भी एग्जांपल्स दिए उसे आप लिख लीजिए, ठीक है, पक्का। ये चारों अलग अलग चीजें हैं, भूलना नहीं है, सब लिख के रखना है। टेक्सचुअल अमेंडमेंट समझ रहे हैं, एक कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स में अमेंडमेंट ला दिया, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर 1988 कंपनीज एक्ट बोलता है कि इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकता, इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी के लाइफ टाइम में वापस नहीं किए जाएंगे, वो इश्यू नहीं हो सकते। आपने अमेंडमेंट लाया। अब 2013 कंपनीज एक्ट बोलता है कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया था किसके द्वारा, 1988 में, किसमें, 1956 में, इस अमेंडमेंट एक्ट को खत्म कर दो, मगर जो अमेंडमेंट था क्या कि इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होंगे, वो अभी भी कंटिन्यू करें, बराबर है। तो ये जो 1988 में जो अमेंडमेंट्स थे, अब किसके पार्ट माने जाएंगे, 1956 का। सिर्फ आपने एक्ट को खत्म किया, अमेंडमेंट एक्ट, उसके टेक्स्ट को नहीं, उसके टेक्स्ट को नहीं। जो आपने क्या किया था, डिलीट किया था उस टेक्स्ट को, या इंसर्ट किया था, या सब्स्टिट्यूट किया। इंसर्ट मतलब एडिशनल जो है उसके अलावा, डिलीट मतलब जो था उसको खत्म कर दो, बराबर है। कन्वर्जन जो था ना ओपीसी का, कि 2 साल के अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती जब तक पेड अप टर्नओवर उसका एक्सीड नहीं करेगा, वो खत्म कर दिया उन्होंने, और डिलीट ही कर दिया उस प्रोविजन। और सब्स्टिट्यूशन, नए प्रोविजंस को लाना, नए एक्ट को लाना, समझा। 6A को समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेगा, जो भी नहीं समझेगा आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। चलो ये चारों लिख लेना, बहुत काम का है। जो जो हिंदी में बोला है वो भी लिख के रखो, चारों में डिफरेंसेस, ठीक है। चलो बाय।